नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे अब सामने आ चुके हैं। ऐसे में देखा गया कि इंडिया गठबंधन ने इस बार कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को टक्कर दी है। इंडिया गठबंधन ने 234 सीटें हासिल की है, तो वहीं एनडीए गठबंधन ने 292 सीटें। अब ये देखा जा रहा है कि क्या केंद्र में किसकी सत्ता आएगी, क्या इस बार तख्ता पलट होता दिखाई देगा, क्योंकि जिस प्रकार से नतीजे सामने आए हैं तो कुछ चीजें साफ होती अभी नजर नहीं आ रही हैं। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि एनडीए की सरकार में जो सीटें हैं वो खाते में आ तो गई हैं, लेकिन डर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस सरकार टूटती हुई दिखाई देगी, जिसको लेकर आज हम केवल बिहार पर बात करेंगे। क्योंकि बिहार में 2019 के आंकड़ों को लेकर अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन एक सीट से सीधा 10 सीटों पर पहुंच जाता है। जहां बिहार में इंडिया गठबंधन का जो प्रदर्शन है वो काफी अच्छा माना गया, वहीं उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन का जो प्रदर्शन था वो काफी बेहतर रहा। और ऐसे में बीजेपी को, एनडीए गठबंधन को उत्तर प्रदेश में टक्कर दी गई। बिहार राज्यों को लेकर आज बात करेंगे, क्योंकि बिहार में लालू प्रसाद यादव की दोनों बेटियों ने कहीं ना कहीं इस बार कांटे की टक्कर दी है। जहां मीसा भारती ने जीत हासिल की है तो कहीं रोहिणी आचार्य भी पीछे होती दिखाई नहीं दी। कुछ ही कह सकते हैं वोटों से उन्हें राजीव प्रताप रूडी से हार का सामना करना पड़ा। न्यूज रूम में मौजूद है, इसी से जुड़े आज तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अक्षय मौजूद हैं। अक्षय, बिहार की बात हो रही है। बिहार में अगर हम बात करें पाटलिपुत्र सीट को लेकर, तो यहाँ पर देखा गया कि रामकृपाल यादव को आखिरकार मीसा भारती ने अपने चाचा को पछाड़ ही दिया। देखा गया यहाँ पर लगभग मीसा भारती ने 61,000 वोटों से उन्हें हराया है। और ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से मीसा भारती ने यहाँ पर जीत हासिल की है तो ये जीत उनकी काफी बेहतर मानी जा रही है। क्या बिल्कुल, देखिए एक बड़ी जीत है। 61,000 वोट वाकई में मायने रखते हैं यहाँ पर। और जिस प्रकार से मीसा भारती यहाँ पूरी तरीके से चुनावों में सक्रिय नजर आई और कहीं ना कहीं वो दावेदारी पहले से ही ठोक रही थी। लेकिन एक चीज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो जरूरी हो जाती है चर्चा करनी शालिनी, आप देखिए दो बेटी थी लालू की जो चुनावी मैदान में उतरी, पाटलिपुत्र से मीसा भारती और सारण सीट से रोहिणी यादव। आप पाटलिपुत्र में देखेंगे 2008 का परिसीमन मुझे वो याद आता है, जब पाटलिपुत्र को अलग से बना करके परिसीमन के दौरान संसदीय क्षेत्र बनाया गया था, लोकसभा सीट बनकर निकली पाटलिपुत्र। और वहां पर यादव परिवार, लालू परिवार का बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा है। लेकिन अब जाकर के मीसा भारती ने जो जीत दर्ज की वो ऐसे में जीत दर्ज की जहां उनकी बहन रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव लड़ रही थी। और अगर आप मीडिया कवरेज को देखेंगे तो मीसा भारती से ज्यादा कहीं ना कहीं सुर्खियों में रोहिणी आचार्य बनी हुई थी। लगातार रोहिणी आचार्य को कहीं ना कहीं मीडिया के द्वारा भी यहां में देखने को मिला कि तवज्जो दी गई, लेकिन रोहिणी आचार्य जीत दर्ज नहीं कर पाई। मीसा भारती ने वो सीट यहां पर लालू यादव को ला करके दी है जो शायद अब तक लालू परिवार के झोली में जाकर या राजद की झोली में जाकर नहीं गिरी थी। वहीं सारण पर अगर देखा जाए यहां पर रोहिणी आचार्य बड़े अंतर से हार का सामना उन्हें करना पड़ा राजीव प्रताप रूडी से। राजीव प्रताप रूडी को लेकर लगातार कहा जा रहा था कि उनके खिलाफ जो एंड इनकम्बेंसी इस क्षेत्र में है, सारण संसदीय क्षेत्र में है, वो कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य के लिए सबसे बड़ा हथियार बन सकती है, जिसका प्रहार वो रोहिणी आचार्य यहाँ राजीव प्रताप रूडी पर ही करती। लेकिन वो कहीं ना कहीं करने में से विफल रही है। और किस प्रकार करने में विफल रही है, देखिए इसका अंदाजा सीधे तौर पर अब मुझे लगता है परिणाम ही यहाँ बेहतर बता रही हैं। जहां एक और मीसा भारती पाटलिपुत्र से जीत दर्ज करके अब सदन के लिए बढ़ चुकी है, दिल्ली का रास्ता उन्होंने अपना तय कर लिया है। लेकिन रोहिणी आचार्य यहाँ इस पूरे मामले में विफल नजर आई और राजीव प्रताप रूडी जीत की हैट्रिक लगाने में भी कामयाब रही। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये देखा गया कि मीसा भारती ने इस बार लालू प्रसाद यादव को जो पाटलिपुत्र की सीट है वो सौंप दी है। ऐसे में मीसा भारती अब डीएम दफ्तर पहुंच रही हैं अपने काफिले के साथ और उन्हें प्रमाण पत्र के लिए बुलाया गया है। बात करेंगे सारण सीट को लेकर। सारण में ये देखा गया कि जो इस बार टक्कर हुई राजीव प्रताप रूडी से वो कांटे की टक्कर रही, क्योंकि यहाँ पर अगर हार का अगर नतीजा देखा जाए, आंकड़े देखे जाए यहाँ पर, तो ये माना गया कि 13,000 वोटों से केवल रोहिणी आचार्य पीछे जाती दिखाई दी। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, सारण को लेकर बात करेंगे। सारण में रोहिणी आचार्य ने कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि राजीव प्रताप रूडी को इस बार कांटे की टक्कर दी है, क्योंकि केवल ये देखा गया कि 13,000 वोटों से वो पीछे रहती दिखाई दी है। तो
तो ऐसे में राजीव प्रताप रूढ़ी एक बार फिर से सत्ता में काबिज हो चुके हैं सारण में। क्या लगता है कि आने वाले जो चुनाव होंगे लोकसभा, क्या इसमें लालू प्रसाद यादव सारण की सीट पर कब्जा करते दिखाई देंगे? देखिए, बिल्कुल अगर बिहार की बात करें तो जाहिर बात है कि पहली बात तो आरजेडी जिसके पास एक भी सीट नहीं थी, उसको 4 सीटें मिलने का मतलब ये है कि उसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कि जो गठबंधन उन्होंने बनाया उसका फायदा उनको मिलता हुआ नजर आया। न सिर्फ आरजेडी के खाते में 4 सीटें आई, बल्कि कांग्रेस को भी 3 सीटें मिली जहां पर उनके पास 1 सीट थी, और वाम दल सीपीआई को भी 2 सीटें मिली। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से जो लगातार 39 सीटें बीजेपी ने जीती थी पिछली बार, वो अब 30 पर सिमट के रह गई। तो आप समझ सकते हैं 9-10 सीटों का घाटा हुआ है। ऐसे में आरजेडी के खाते में अगर 4 सीटें हैं, चूंकि वो दावा कर रहे थे कि हम 20-22 सीटें प्राप्त करेंगे, लेकिन वैसा तो नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि बीजेपी की सीटों में सेंधमारी जरूर की है, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी दोनों को 12-12 सीटें मिली हैं। अब अगर आप सारण सीट की बात करते हैं तो जो आंकड़े हमारे सामने हैं वेबसाइट पर चुनाव आयोग की, उसमें नजर आता है कि तकरीबन 4,71,000 वोट मिले राजीव प्रताप रूढ़ी को, और यहाँ पर अगर रोहिणी की बात करें तो उनको भी 4,58,000 वोट मिले। यानी कि 12,000 की ये हार जीत का आंकड़ा है। इतना बड़ा आंकड़ा नहीं है कि हम ये कह सकते हैं कि राजीव प्रताप रूढ़ी चूँकि अनुभवी नेता हैं, तीसरी बार शायद यहीं से वो एमपी बने, तो आप समझ सकते हैं इतना अनुभव होने के बावजूद भी अगर सारण से इस तरह की जीत अगर वो दर्ज करते हैं, तो यहाँ पर रोहिणी आचार्य की चर्चा ज़रूर है कि पहली बार में ही उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन किया और जिस तरह से लोगों ने उनको सहयोग दिया, उनके पक्ष में वोट दिया, वो ये बताता है कि आने वाले दिनों के लिहाज से जब विधानसभा चुनाव कह सकते हैं बिहार में होंगे, तो एक बड़ी भूमिका में यहाँ जो रोहिणी आचार्य हैं वो नज़र आ सकते हैं। और चूँकि अब यहाँ से इलेक्शन के कई कह सकते हैं पहलू दिखाई पड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव के, क्योंकि इससे पहले अगर लोकसभा चुनावों की बात करें या हम बात करें कि सांसदों की बात करें, तो बिहार में आरजेडी का एक भी सांसद नहीं था। अब उनके पास 4 सांसद हैं। साथ में अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो उनके पास 10 सीटें। तो ऐसे में बीजेपी के लिए, या यूं कहें कि जो एनडीए गठबंधन है, उनके लिए जीत दर्ज करना आसान नहीं होगा। बिल्कुल, यहाँ ये देखा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन का जीत हासिल करना आसान नजर नहीं आ रहा। जहाँ एनडीए गठबंधन लगातार 400 पार का नारा देता रहा, तो इस बार 400 पार क्या, वो 300 पार भी नहीं हो पाया। पूर्णिया सीट को लेकर बात करेंगे। पूर्णिया पर जहाँ मुकाबला देखा गया था कि त्रिकोणीय होने वाला है, लेकिन वो मुकाबला त्रिकोणीय की बजाय ये देखा गया कि बीमा भारती कहीं ना कहीं बिल्कुल अलग ही होती पछड़ती हुई नजर आई, क्योंकि पप्पू यादव ने यहाँ पर 23,000 वोटों से अपनी जीत दर्ज की। जहां संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव में टक्कर देखी गई थी, और ऐसा कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं संतोष जो कुशवाहा है वो जीत हासिल करते दिखाई दे सकते हैं। नतीजे कुछ ऐसे ही सामने आ रहे थे, लेकिन तख्ता पलट हो गया और पप्पू यादव ने यहां से जीत हासिल करी। और जब उन्होंने जीत हासिल की तो वो कहीं ना कहीं भावुक होते हुए भी दिखाई दिए। दिनेश, पूर्णिया सीट को लेकर बात करेंगे। पूर्णिया पर पप्पू यादव ने जो ताल ठोकते रहे कि पूर्णिया सीट उनकी है और वही उस सीट को हासिल करेंगे, ऐसे में पप्पू यादव ने वो सीट हासिल कर ली है और वो भावुक होते हुए भी दिखाई दिए। तो जिस प्रकार से कांग्रेस और आरजेडी की ओर से निर्णय लिया गया था और पप्पू यादव को पूर्णिया सीट पर नहीं उतारा गया था, क्या ये निर्णय कांग्रेस का गलत था? देखिए, यहाँ पर जो गठबंधन धर्म था उसके आधार पर सीटें पहले तय हो चुकी थी, और पप्पू यादव को लेकर बार बार ये चर्चा रही कि कांग्रेस पार्टी को उनकी पार्टी का जब विलय कांग्रेस में कर दिया गया था तो उस वक्त पूर्णिया सीट के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए थी। लेकिन पप्पू यादव अपने जो राजनीतिक अनुभव के कारण वहाँ पर जीत को लेकर आश्वस्त थे। लगातार उनको ये महसूस हो रहा था कि पूर्णिया सीमांचल कोसी का इलाका जो है वो उनको सपोर्ट करेगा। उसी लड़ाई के लिए वो आगे बढ़ते हुए नजर आए। नतीजतन यहाँ पर पप्पू यादव को कड़े संघर्ष के बाद जीत नसीब हुई, और ऐसे में पप्पू यादव लगातार ये कहते रहे कि चुनाव प्रचार के बाद भी और चुनाव संपन्न होने के बाद भी वो लगातार शांत नहीं बैठे। उन्होंने कहा कि विपक्ष को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार मैं संघर्ष करता रहूंगा। और अब आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे कि पप्पू यादव एक मजबूत चेहरे के रूप में इंडिया अलायंस की तरफ से दिखाई देंगे, और वहां पर मजबूती के साथ इंडिया अलायंस को आगे बढ़ाने का काम भी करते नजर आएंगे। बिल्कुल, पप्पू यादव जब पूर्णिया में मतदान हो जाता है उसके बाद भी वो लगातार चर्चाओं में बने रहे, खबरों में बने रहे। वही बीमा भारती ओझल होती दिखाई दी। लेकिन अब ये देखा गया कि दिल्ली में एनडीए और इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, बैठक होनी है, जिसमें नतीजे सामने आने हैं कि आखिरकार सत्ता में क्या बीजेपी काबिज हो पाएगी या यही पार्टी में ही आपस में ही मतभेद होता दिखाई देगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।